नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर ओम प्रकाश, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जननायक पार्टी का। मैं पूरे देश के किसान समस्याओं से मर्माहत होकर के आज आपके सामने रूबरू हुआ हूँ। प्रिय दोस्तों, साथियों, नौजवानों, मेरे नौजवान और भारतीय जननायक पार्टी के पदाधिकारी, आज पूरा देश किसान बिल को लेके बिल्कुल मर्माहत है, परेशान है, त्राहि त्राहि मचा हुआ है। लेकिन ये सरकार के ऊपर तो जू तक रेंगने वाला नहीं है, जू तक नहीं रेंगता है। इसे दर्द कहाँ किसानों की समस्याओं का और तकलीफ क्या महसूस होने वाली है। अरे जिसने किसानी खेती किया ही नहीं, जिसके बेटे बेटी है ही नहीं, जिसको दर्द को क्या समझेगा कि परिवार क्या होता है, भूख क्या होती है, तकलीफ क्या होती है, किसानी क्या होती है, खेती बाड़ी क्या होती है, वो तो सिर्फ और सिर्फ करोड़पतियों और पूंजीपतियों की हाथ की कठपुतली बनकर उनको लाभ पहुंचाने का काम करता है। ऐसी सरकार की हमें कोई जरूरत नहीं है। तकलीफ होती है और पता नहीं ये अंधभक्तों को क्या सोचता है कि बार बार तारीफ पर तारीफ, तारीफ पर तारीफ, तारीफ पर तारीफ किए जाते हैं। साथियों, मैंने पहले भी गुजारिश किया अपने नौजवान और भारतीय जननायक पार्टी के नौजवानों से, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, हमारे अन्य सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि किसानों के हितों में आप आगे बढ़ करके और जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़ करके लोगों के हितों का ख्याल करें और लोगों के हितों के लिए किसान को मदद करने में, उनकी आंदोलन में अग्रणी भूमिका हमारी भारतीय जननायक पार्टी निभाने का काम करे। क्योंकि किसान तो रीढ़ की हड्डी है, किसान इस भारत की रीढ़ की हड्डी है, किसान हमारा भगवान है, किसान हमारा सब कुछ है, वो हमारा अन्नदाता है, जिसके दिए अन्न पर हमारा पेट पलता है। फिर उसके प्रति ही ऐसी बेरुखी क्यों? बर्दाश्त से बाहर की बात है। अन्नदाता माता पिता और भगवान के समान होता है, हमारे लिए पूजनीय होता है। और ऐसे किसानों के साथ ऐसा घोर अत्याचार इस कपकपाती शीत में, इस ठंड में आंदोलन के लिए खुली आसमान के नीचे सोने के लिए बाध्य हैं और किसानों के मृत्यु होती जा रही है। क्या सरकार इसके प्रति इतना असंवेदनशील हो चुकी है जो किसानों के दर्द को नहीं समझ पा रही है? अरे बिल ही वापस की तो बात है भाई, तो बिल वापस लेने में कौन सी जिद अपना लिए हो? बिल वापस करो और किसानों के हित के लिए, भलाई के लिए काम करो। अभी मैंने देखा कि एक डिबेट में एक महिला ने 93,000 किसानों का समर्थन की बात कर रही थी। 93,000 ने 93 लाख की समर्थन की बात कर रही थी। कितना झूठ बोलोगे? 93 लाख किसानों के समर्थन में कौन किसान आपको समर्थन दिया है? ये झूठ बोलना बंद करो और किसान हित में अपना काम करो। किसान कभी नहीं चाहेगा कि उसके खेतों पर अडानी और अंबानी का राज हो। किसान कभी नहीं चाहेगा कि कोई प्राइवेट कंपनी 10 रुपया किलो का खरीद करके और 40 रुपया 45 रुपया किलो बेचे। सरकार की बात है तो सरकार अपना भंडारण की व्यवस्था यदि सरकारी तौर पर करके और किसानों के अनाज को, फल को, सब्जियों को भंडारण करके उनका उचित जो मिनिमम या एमएसटी जो भी रेट है तय करती है, समर्थन मूल्य तय करती है, तो उनके हितों में होगा। सरकार किसान के लिए गंभीर हो, उनकी समस्याओं को समझे और बिल पास करने से पहले किसानों के साथ है आपका किसी भी तरीके से बात विमर्श, विचार और मीटिंग तय की जानी चाहिए थी। देश के कोने कोने के किसानों को बुला करके उनकी बातों को समझ सुन करके उनके हितों की समस्याओं को, उनके हितों के लिए बिल बनाते
तो आज जो हमारा अन्नदाता मर रहा है, जो हमारा अन्नदाता खुली आसमान के नीचे समस्याओं से जूझ रहा है, बीमार पड़ रहा है, उधर बॉर्डर पर हमारा सैनिक मारे जा रहे हैं और इधर यहाँ पर किसान खुलेआम मारे जा रहे हैं, यह बहुत ही निंदनीय है। मैं तत्काल यदि सरकार इसका विरोध नहीं करती है, तत्काल सरकार इसका हटाती नहीं है यह कानून, तो इसकी घोर भर्त्सना की जाती है। दोस्तों, साथियों, चंद्र पत्रकार, चंद्र मीडिया, ये गोदी मीडिया तो ऐसा सिस्टम बना करके पेश करती है, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग की बात करती है, कभी खालिस्तान की बात करती है, कभी कहती है कि उस गुट में पाकिस्तानी घुस आए हैं। वाह, क्या बात है भाई, आंदोलन में पाकिस्तानी घुस आए, खालिस्तानी घुस आए और आंदोलन में कुछ अराजक तत्व घुस आए। ये सब बनावटी बातों को किसी जाम जनमानस के पल्ले पड़ती नहीं है। फिर भी मैं इस सरकार का समर्थन करने वालों से गुजारिश करता हूं, सरकार से गुजारिश करता हूं कि इस बिल को वापस लेने में आप अग्रणी भूमिका निभाएं। सरकार इस बिल को यदि वापस नहीं लेती है तो किसानों से पाला पड़ा है। आज 19वां दिन है, महीनों चलेगा। किसानों ने कहा कि हम 6 महीने तक आंदोलन चलाएंगे, सालों साल चलाएंगे। अरे यह कैसा कानून है, इस कानून ने तो अंग्रेजों के कानून को भी मात दे दिया, ये कानून ने तो अंग्रेजों को भी फेल कर दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट हम पर जुल्म ढाती थी, आज हमारे ही बीच की लोकतांत्रिक सरकार, जो हमारी ही चुनी हुई सरकार, हम पर जुल्म ढाना शुरू कर दिया। यह हमारे लिए बहुत ही घिनौना काम है, हमारे लिए बहुत ही निंदनीय है। यह इस चीज को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, इस सरकार के अत्याचार को बर्दाश्त नहीं किया जाता, गोदी मीडिया के अत्याचार को बर्दाश्त नहीं किया जाता है। वो है न अर्णव गोस्वामी, पूछता है भारत। अरे क्या पूछता है भारत भाई, टुकड़े टुकड़े गैंग घुस आया है, टुकड़े टुकड़े गैंग घुस आया, हम पाकिस्तानी घुस आया, खालिस्तानी घुस आया, कौन है जो किसानों को उकसा रहा है? अरे किसानों के पास समझदारी नहीं है, तुम्हारे ही पास समझदारी है, तुम पत्रकार बन गए हो, तुम समझदार बन गए हो, दुनिया का किसान तो नासमझ है। ये सोचना बंद करो और सही सही अपने चैनल पर दिखाने की कोशिश करो। पूछता है भारत, आर भारत, कौन भारत, क्या क्या, ये क्या सब सिस्टम लगाए हो भाई? हमारे चंद नेताओं ने, चंद सांसदों ने, मैं उनका समर्थन करता हूं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने हमारे इस किसान आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाया। मैं उन नेताओं का जिन्होंने पंजाब में मंत्री रहते हुए भी उन्होंने इस्तीफा देने का काम किया, मैं उनका शुक्रगुजार हूं। मैं शुक्रगुजार हूं हमारे कई सांसदों ने इस किसान बिल का विरोध कर भरपूर विरोध किया, लेकिन किसान बिल पास होने से पहले कोरोना का डर दिखा करके आनन फानन में ये बिल पास करने की क्या आवश्यकता थी? ये तो कोई मतलब नहीं है। सभी को मिल बैठ के सांसद और विपक्ष इस बात पर विचार विमर्श करके बिल पास करता, वही आम सहमति से होती, कितनी अच्छी बात होती। इमरजेंसी नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी, इसके पहले भी किसान खुशहाल थे और आज बिल आने के बाद से किसान बेहाल है। अरे किसानों को डर सताने लगा कि हो न हो कहीं खेतों का मालिक अडानी और अंबानी न बन जाए, हो न हो कहीं ऐसा न हो कि हमको बंधुआ मजदूर बना करके और हमारे ही खेतों में हमसे कोड़े मार करके काम कराए जाए। इस भय से किसान आंदोलित है, मर रहा है किसान, तकलीफ दर्द है कि आने वाली पुरखों को, आने वाले हमारे बाल बच्चों को कहीं वो गुलामी वाली जंजीर, वो गुलामी वाला कोड़ा न पड़े, इस भय से आंदोलित है। नर्सेस
एम्स की आंदोलित हैं। उनकी मांगे थी, उनसे वादा किया गया, उनका पूरा नहीं किया। नौजवान आंदोलित है, किसान आंदोलित है, छात्र आंदोलित है, पूरा देश आंदोलित है। ऐसा कुशासन तो हमने इतने दिनों के जीवन काल में कभी नहीं देखा था। लेकिन आज सब कुछ तो ठीक था। आंदोलित छात्र था, छात्रों पर अत्याचार हो रहा था, उनको सरेआम मुर्गा बनाया जा रहा था, उनको पीटा जा रहा था, कोरोना का भय दिखाकर, कभी आरटीओ का भय दिखाकर के। लेकिन जब किसान की बात आई ना, तो रोंगटे खड़े हो गए, शरीर कब कपाने लगा, शरीर में वो जज्बा और वो ब्लड जो है खौलने लगा। फिर वही भगत सिंह का, राजगुरु का, चंद्रशेखर आजाद का, राम प्रसाद बिस्मिल का, मंगल पांडे का, चित्तू पांडे का, स्वतंत्रता सेनानियों की याद आने लगी, जिन्होंने अपनी लड़ाई अंग्रेजों से लड़ी थी। आज उसी गुलामी, उसी जंजीरों के तरह हम आज बंधे हुए हैं। हमें भी लड़ाई लड़नी होगी, कुर्बानियां देनी होगी, फांसी के फंदे पर झूलना होगा, अपने ही सरकार से अपनी लड़ाई लड़नी होगी। क्या इसका मतलब कहीं गृह युद्ध का संकेत तो नहीं? हमारे जैसे सब लोग उद्वेलित हैं, पूरा हिंदुस्तान परेशान है, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रहा है। मैं इस गोदी मीडिया का क्या कहूं? जब भी चैनल खोलिए वो बताता है कौन है जो घुस आया है किसानों के आंदोलन के। बेचारे कौन है? तुम्हें तो सब पता है भैया। जो अगर ऐसा वैसा कोई है तो पकड़ के उसको जेल में डालो। कौन आ गया है? कौन टुकड़े टुकड़े गैंग है? तुम कितने टुकड़े में बटे हुए, किससे मिल करके फूट डालो, राज करो। इस नीति को लागू किया, ये चलने वाला नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान का आवाम के पास वो समय नहीं है जब अनपढ़, जाहिल और गंवार था। आज का नौजवान भारत का होशियार और पढ़ लिख करके दलित और पिछड़े आगे बढ़ चुके हैं, और आपके इस बुरे मंसूबे को कभी पूरा नहीं होने देंगे। एक पार्टी, एक नेशन, एक देश, ये भी पूरा नहीं होगा, और जमींदारी प्रथा पूरी नहीं होगी। अडानी अंबानी के मंसूबे पूरे नहीं होंगे। अडानी अंबानी इस देश को पूरा कैप्चर करके अपने हिसाब से प्रधानमंत्री बनाने, अपने हिसाब से राष्ट्रपति, अपने हिसाब से मंत्रिमंडल तय करके अडानी और अंबानी चाहते हैं कि देश की दशा और दिशा वो तय करें। देश की दशा और दिशा अडानी और अंबानी तय करेंगे। यह कैसा स्वरूप है? कैसे हो सकता है? अडानी और अंबानी का देश नहीं है। यह देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। यहां सिर्फ और सिर्फ सबका देश है। हिंदुस्तान वीरों की धरती है, हिंदुस्तान वीरों की खान है। राजमहलों में रहने वाले अय्यासों का यह देश नहीं है, यह वीरों का देश है। यह कुर्बानी देने के लिए वीर तैयार रहेंगे, हर पहलू पर तैयार रहेंगे। दोस्तों, साथियों, और मेरे पार्टी के भारतीय जननायक पार्टी देश की दशा और दिशा तय करेगी, न कि अडानी और अंबानी तय करेंगे। समर्थन किसानों को, सभी लोगों को मिलना होगा। विपक्ष की बात आती है तो विपक्ष के लोग अब तैयार हो जाए। समय आ गया है आपस में लड़ने का नहीं। ओवैसी जी है ना, और जगह जगह आज जाके लड़ करके सेकेंड बीजेपी बन गए। ओवैसी को भी समझदारी आनी चाहिए कि वो विपक्ष का एक बेहतर और मजबूत विपक्ष बना करके पूरे हिंदुस्तान में यदि अपना अस्तित्व मिटाने नहीं चाहते हैं तो वो
हिंदू मुस्लिम भाई भाई का भाईचारा की भावना से काम करें। हिंदू मुस्लिम भाई भाई, सिख ईसाई भाई भाई, सब लोग भाई भाई हैं। और इस नीति को लेकर के हमारे लिए मानवता हित सर्वोपरि हित होता है। मानवता की सेवा करेंगे और गोडी मीडिया से गुजारिश करेंगे कि सच्चाई दिखा करके और विपक्ष को भी बोलने का मौका दो, अपनी बातों को रखने के। जब डिबेट करते हैं ना तो हाँ, सब कुछ एक तरफ और गौरव भाटिया एक तरफ हो जाते हैं। और कभी गौरव भाटिया एक तरफ हो गए तो कौन पात्रा है ना, वो पात्रा हो जाते हैं एक तरफ और पूरा विपक्ष एक तरफ। 10 मिनट का समय अगर विपक्ष को मिला तो 15 मिनट का टाइम गौरव भाटिया और पात्रा को मिल जाता है। और जो पार्टी आगे की आती है देशद्रोही बताते हैं या कोई टुकड़े टुकड़े गैंग का बताते हैं, खालिस्तानी बताते हैं, पाकिस्तानी बताते हैं, कभी आतंकवादी बताते हैं। अरे हमारे देश का कोई हिंदू या मुसलमान आतंकवादी नहीं हो सकता। हमारे देश के हिंदू और मुसलमानों में देशभक्ति की जज्बा भरा हुआ है और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो अब हमारे देश के नौजवान, हर धर्म और जात के लोग, वो जमाना गया कि जब वो बैठे रहते थे ना, कौन, जो आपके साथी लोग थे पुराने जमाने में, मंदिर पर जब चढ़ने जाते थे तो अगर दलित और पिछड़ा मंदिरों पर चला जाता था तो सीढ़ियां धुलवाने का काम करते थे। और जब बैठे रहते थे वो, उनके सामने से दलित और पिछड़े को गुजरना होता तब पांव का चप्पल निकाल के सर पर लेकर के आगे जाते थे। सर पर चप्पल नहीं तो उनको पनिशमेंट और दंडित किया जाता था। और पनिशमेंट दंडित क्या होता था कि उनको गांव में नंगे घुमाया जाता था, दलितों और पिछड़ों को। उनके साथ अत्याचार होता था और उनको सरेआम पीटा जाता था, गधे पर बिठाया जाता था, बाल छिलवा दिया जाता था। दलितों और पिछड़ों पर जो अत्याचार पिछले समय में हो चुका है, दलित और पिछड़ा अब आगे बढ़ चुका है और दलित पिछड़े आपके जुल्म को सहने के लिए तैयार नहीं है। वो अडानी अंबानी के किसी बिल को मानने के लिए तैयार नहीं है। अडानी अंबानी से सलाह करके बिल पास कराते हैं, अडानी अंबानी से बैठक करके बिल पास कराते हैं। अडानी अंबानी को ये चाहिए, जियो चाहिए तो बीएसएनएल को ले बूझे, जिए उनके पास जियो चाहिए तो बीएसएनएल को डुबा दिए गर्त में। और इनके इंश्योरेंस कंपनी को चलाना है तो एलआईसी को ले डाले। ये सब नहीं चलेगा। इसलिए मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि इस बिल को वापस लो, किसानों हित में काम करो, किसानों के हितों के लिए कर, किसान हमारा अन्नदाता है और हम अपने अन्नदाता पर कभी जुल्म सहने नहीं देंगे, जुल्म होने देंगे। ये मेरा पक्का वादा है। मैं इसी के साथ मैं नौजवान और साथियों से एक बार फिर अनुरोध करता हूं कि भारतीय जननायक पार्टी और अडानी अंबानी के बुरे मंसूबों को कभी पनपने न दे। भारतीय जनता पार्टी के बुरे मंसूबों और सरकार अडानी अंबानी और पूंजीपतियों को इस देश में, क्योंकि यह तो पूंजीपतियों की सरकार है, गरीबों की सरकार नहीं है, यह पूंजीपतियों की सरकार है। और पंजीरी खा लेने से जीवन नहीं चला जाएगा। कुछ कर्म करो न रहो न निराशा, कुछ काम करो जग में रह के कुछ नाम करो। तो कर्म पर भरोसा करो, मेहनत पर भरोसा करो और अपनी बुद्धिमत्ता, कर्ज लेके भी बेटे को पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। और हमारे दलित और पिछड़े हमेशा पढ़ करके ऊंचे स्थान को प्राप्त करो, नहीं तो वह दिन दूर नहीं फिर चप्पल और जूते अपने सर पर और उनके सामने से गुजरते समय अपने सर पर रखना होगा। गुलामी की जंजीरों को फिर से लाने का प्रयास मत करो मेरे दोस्तों। अपने तकलीफों, अपने दर्द को समझने के बाद
क्योंकि यह पूंजीपतियों की सरकार कभी दर्द को समझ ही नहीं सकती, तुम्हारे तकलीफों को समझ ही नहीं सकती। तो आने वाली हमारी नस्लें, हमारे अनुयायी, हमारी पीढ़ियां तकलीफ में न आए, दर्द में न आए। जो हम लोगों ने सहा वही काफी था। सत्ता में बैठ करके कुर्सी को धुलवाने का काम, कि दलित और पिछड़ा इस पर बैठ गया था, ऐसा उदाहरण इसी सरकार में मिलना है भाई। मुख्यमंत्री जी अखिलेश जी जब कुर्सी छोड़े तो उस कुर्सी को धुलवाया गया, कमरे की सफाई हुआ, पूजा अर्चन हुआ। अरे भाई, हमसे बड़ा पुजारी तुम ही बन गए। पुजारी तो हम तुमसे बेहतर हैं, हिंदुत्व तुमसे बेहतर निभाते हैं, हमसे बड़ा कोई हिंदू हो नहीं सकता, और हमसे बड़ा कर्म कांड, कर्म और पूजा पाठ कोई कर नहीं सकता, क्योंकि जदुवंश के अंश हैं हम, और कभी भी दलित और पिछड़ों पर अत्याचार नहीं होने देंगे। और जब दलित और पिछड़ों पर अत्याचार होगा तो आंदोलन होगा, और हमें जेल भरने का काम करेंगे, फांसी पर चढ़ने का काम करेंगे। मुझे न मौत से डर है, कहीं कोई मुझे कोई लालसा नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने दलित और पिछड़े भाइयों के लिए कुछ कर दिखाने का जज्बा है मन के अंदर, टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं। इस जज्बे को क्रियान्वयन करेंगे हम। किसानों के हितों की काम करेंगे, लोगों के हितों की काम करेंगे, आम जनमानस के हितों की काम करेंगे, रोटी की बात करेंगे, कपड़े की बात करेंगे, भूख की बात करेंगे। उन पूंजीपतियों के जियो सिम को नहीं, बीएसएनएल को बढ़ाने का काम करेंगे, भारत को बढ़ाने का काम करेंगे, भारत को समृद्धिशाली बनाने का काम करेंगे। जानते हैं, जब हम लोग बचपन में एक मिडिल स्कूल था जहां पढ़ा करते थे, वहां बाबा थे, संत, ऊंचे हाथ वाले, तपस्या करते थे, बहुत मानते थे हम लोगों को। जब हम लोग स्कूल की क्लास से खाली होने के बाद उस आश्रम में चले जाया करते थे, और बाबा रोज दोपहर में हम लोगों को कहानियां सुनाया करते थे। और बाद में बाबा ने तपस्या किया और ऊंचे हाथ करके, माने उन्होंने 12 बरस का जो ऊंचा हाथ करके, हाथों को ऊंचा करके, ऊंचा हाथ का मतलब ये पूरा हाथ ऊपर ही रहेगा, और उन्होंने तपस्या किया। बाबा का एक बात मुझे कभी भूलता नहीं है, वो कहते थे ना कि जानते हो तुम लोगों को एक दिन का प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा, तुम लोग देश में बेच दोगे।